नमिता उद्योग में आपका स्वागत है किसान मित्रों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैनोला फीड के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि आखिर ये कैनोला है क्या। दोस्तों, ये एक कैनेडियन अनाज है जिसकी आजकल जोर शोर से मार्केटिंग की जा रही है, लेकिन आप बिल्कुल साफ साफ शब्दों में ये समझिए कि ये काली सरसों है। इसमें 38 से 40% क्रूड प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम ये जान ले कि डेयरी उत्पादक और पोषण विशेषज्ञ इसके बारे में क्या सोच रखते हैं, जिससे कि हम अपना निर्णय आसानी से ले पाएं। डेयरी उत्पादकों और पोषण विशेषज्ञ डेयरी गाय में पोषक तत्वों के पर्याप्त स्तर प्रदान करने के महत्व को बखूबी समझते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी चीजें प्रदान करने से भी कुछ अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, उच्च प्रोटीन सामग्री अक्सर अन्य राशन सामग्री जैसे अनाज और चारे की तुलना में अधिक महंगी होती है। जब प्रोटीन सामग्री को अनाज या चारा द्वारा बदल दिया जाता है तो राशन की लागत कम हो जाती है। पहली बार प्रोटीन खिलाने का कारण दूध उत्पादन के लिए गायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रोटीन की आपूर्ति करना है, तो समझिए कि ये बेहद जरूरी है। लेकिन फिर भी राशन में प्रोटीन को किस हद तक कम किया जा सकता है, यह उपलब्ध प्रोटीन के अवयवों और पूरक स्रोतों पर निर्भर करता है। फीड सामग्री से प्रोटीन दो भूमिकाएं निभाता है। सबसे पहले, प्रत्येक घटक से प्रोटीन का हिस्सा प्रथम आमाशय में सूक्ष्म जीवाणुओं, जो जुगाली पशुओं में हाजमे को अंजाम देते हैं, के लिए चारे के रूप में पहुंचता है। दूसरा, कुछ प्रोटीन जो प्रथम आमाशय से बच जाते हैं या प्रथम आमाशय को बाईपास कर देते हैं और छोटी आंत में पशु को अतिरिक्त प्रोटीन प्रदान करते हैं, जो प्रथम आमाशय में सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा प्रदान की गई आपूर्ति को जोड़ते हैं। क्रूड प्रोटीन फीड घटक में कुल नाइट्रोजन को मापता है, लेकिन गाय को प्रदान किए जाने वाले मूल्य को सही ढंग से मापता नहीं है। दूसरी ओर, प्रथम आमाशय द्वारा अविकसित प्रोटीन RUP और प्रथम आमाशय द्वारा डिग्रेडेड प्रोटीन RDP प्रथम आमाशय में सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए क्या उपलब्ध है, इसकी बेहतर तस्वीर बताते हैं। अतीत में प्रोटीन घुलनशीलता का उपयोग RDP का अनुमान लगाने के लिए एक विधि के रूप में किया जाता था। हालांकि हाल के शोध से पता चलता है कि घुलनशील प्रोटीन हमेशा प्रथम आमाशय में नहीं होते हैं और कुछ घुलनशील प्रोटीन वास्तव में छोटी आंत में गाय को RUP प्रदान करते हैं। इस प्रकार अर्थ है कि केवल प्रोटीन के अघुलनशील हिस्से को बराबर करना, जो RUP को छोटी आंत में बाईपास करता है, फीड संघटक के वास्तविक RUP मूल्य को कम आंकलन प्रदान करेगा। यह तालिका में चित्रित किया गया है। कैनोला भोजन और अलसी भोजन में घुलनशील प्रोटीन का आधे से भी कम हिस्सा छोटी आंत में टूट जाता है। इसने कैनोला भोजन जैसे कुछ प्रोटीनों को नया जीवन दिया है, जो कभी बहुत कम RUP प्रदान करने के लिए माना जाता था। इस नई जानकारी के साथ हम अब जानते हैं कि गाय को पर्याप्त RUP की आपूर्ति करने के लिए राशन में कम कच्चा प्रोटीन प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान में नए तरीके विकसित किए जा रहे हैं जो पोषण विशेषज्ञों को प्रोटीन के क्षरण की बेहतर भविष्यवाणी करने और प्रोटीन के अधिक सेवन को कम करने की अनुमति देंगे। RUP की भूमिका की बेहतर समझ एक राशन में आपूर्ति की गई प्रोटीन की कुल मात्रा को कम करने और इसलिए खिलाने की लागत को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इस दूसरी तालिका में दिए गए एक उदाहरण की समीक्षा करें। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने 4 आहार तैयार किए, जिसमें सभी एक ही मूल सामग्री से बने होते हैं। आहार में प्रोटीन का स्तर एक समान 16% तक लाने के लिए प्रोटीन स्रोतों को जोड़ा गया था। प्रोटीन की तुलना में यूरिया, सोयाबीन भोजन, बिनौले की खली युक्त भोजन और काला सरसों खली कैनोला युक्त भोजन थे। संयुक्त माइक्रोबियल प्रोटीन और RUP से आंत में प्रवेश करने वाले प्रोटीन की मात्रा तालिका 2 में दिखाई गई है। सभी 4 कुल राशन में 16% कच्चा प्रोटीन प्रदान किया गया है, लेकिन यूरिया ने सबसे कम प्रोटीन प्रदान किया और सबसे अधिक भोजन प्रदान किया। जोड़े गए पौधे स्रोत प्रोटीन के साथ आहार की तुलना में यूरिया के साथ राशन में दूध की उपज बहुत कम थी। फैट की पैदावार कैनोला युक्त भोजन के साथ सबसे अधिक थी। हालांकि कॉटन युक्त भोजन आहार ने आंत को सबसे अधिक प्रोटीन प्रदान किया, लेकिन गायों को कैनोला युक्त आहार से दूध प्रोटीन का उच्चतम स्तर मिला। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि यह कैनोला भोजन से अमीनो एसिड के बेहतर संतुलन के कारण था। उदाहरण के लिए, कैनोला भोजन के साथ राशन में उच्चतम सांद्रता में एमिनो एसिड लाइसिन और मेथियोनिन उपलब्ध थे। RUP और अमीनो एसिड का सही संतुलन गायों को दूध का अधिक कुशलता से उत्पादन करने की अनुमति देता है। यह दूध यूरिया, नाइट्रोजन, MUN के स्तर में आसानी से देखा जाता है। उच्च MUN स्तर इस बात के प्रमाण है कि गाय MUN को संश्लेषित करने और अतिरिक्त असंतुलित या अनुपयोगी कच्चे प्रोटीन से छुटकारा पाने के लिए ऊर्जा का उपयोग करती हैं।
यह एक आर्थिक बाधा है क्योंकि दूध को संश्लेषित करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। स्तनपान कराने वाले प्रोटीन की एक अतिरिक्त लागत पोषक तत्व प्रबंधन में है। अतिरिक्त प्रोटीन से अधिक बर्बाद प्रोटीन होता है जो मूत्र में खो जाता है और नाइट्रोजन के रूप में मल जाता है। कई क्षेत्राधिकार अब नाइट्रोजन की मात्रा को नियंत्रित कर रहे हैं जो मिट्टी में जोड़ा जा सकता है, जिसका अर्थ है कि उत्पादकों को प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है जब यह उनकी संपत्ति पर खाद फैलाने की बात आती है, जिसके परिणामस्वरूप पशुपालन के लिए एक अतिरिक्त लागत होती है। प्रत्यक्ष लागत जैसे कि एक घटक को जोड़ने की लागत या अपशिष्ट उत्पादों के निपटान की लागत जोड़ना और डेयरी उत्पादकों के लिए लाभ लुटेरे हो सकते हैं। इसलिए अधिक कुशल कम प्रोटीन आहार तैयार करना पशुपालन प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है। दोस्तों, हमने अभी तक ब्रिटनी डाइक द्वारा किए गए इस शोध के बारे में जाना। ब्रिटनी डाइक कनाडा के कैनोला काउंसिल के साथ एक पोषण विशेषज्ञ है। तो दोस्तों, इस रिसर्च को देखते हुए आप अब तक समझ गए होंगे कि आपको अपने जानवरों को क्या और कितनी मात्रा में खिलाना है। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मैं हमारे सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करता हूं कि आप हमें इस वीडियो को सभी जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद करें। इसलिए अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप Instagram में हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमें पेज पर फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। इससे हमें ये सब जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।